हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ रियल एनालिसिस ऑफ आर एग्जामिनेशन, जो हमारा कंडक्ट हुआ 7 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 में। एक शिफ्ट में कॉमर्स का पेपर हुआ एंड कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना पेपर देते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे कॉमर्स में ही पेपर देते हैं। तो कैसा था पेपर, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चंस थे एंड क्या चीजें हमें इस पेपर से सीखनी होंगी अगर हम जून 2025 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगी पेपर का पैटर्न कैसा था एंड कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ये भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड क्या कट ऑफ रह सकती है, ये सारी चीजें भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। कॉमर्स आपके लिए जो है डेडिकेटेडली कवर करवाया जा रहा है, कॉमर्स सब्जेक्ट ऑन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल, जहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं एंड अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है प्रीमियम बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी में ही, यानी इसी मंथ में आफ्टर एग्जामिनेशंस। और बहुत जल्द आपके लिए कुछ स्पेशल जो है वो जेआरएफ अड्डा लेके आ रहा है। तो आप लोग जो है लाइव फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, डेली क्लास की पीडीएफ और साथ ही साथ क्विज भी मिलेगी, जिससे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ होगा। और हर वीक आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जिससे आपने जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट्स है वो आपके क्लियर होंगे। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आज के एनालिसिस में भी आपको देखने को मिलेगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिछले 5 से 7 साल के, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो डायरेक्टली आपके 40 50 60 क्वेश्चन, लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के लिए, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है, पढ़ाई तो हमने बहुत की है, मेहनत बहुत की है, पर पेपर टाइमली हो ही नहीं पाया। अगर पेपर टाइमली नहीं हुआ तो कैसे आप कट ऑफ क्लियर करोगे भाई। तो उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारा कॉम्बिनेशन 360 डिग्री आपकी तैयारी करवाई जाती है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एंड ये सिर्फ ये नहीं एक बार हुआ और छोड़ दिया, आपके फिर पेपर से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लिए जाते हैं, जिसमें ये 360 डिग्री को हम 720 डिग्री बना देते हैं कि दोबारा से एक बार जो है और हर तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, जिससे 2 बार आपकी एटलीस्ट हम आपके साथ तैयारी करवा सके। ठीक है, तो एनालिसिस में आपके लिए लेके आ चुकी हूँ, कैसा रहा पेपर, कैसा रहा लेवल, सारी चीजें डिस्कस करेंगे यूनिट बाय यूनिट। टॉपिक मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनसे हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 की बात करूं, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन था ब्रिटेन वुड ट्विन से क्वेश्चन था। आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों ऑप्शन में थे, पर ऑप्शन एक ही सिलेक्ट हो सकता था, तो आईएमएफ आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यस, ये चैलेंज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों के ही मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को आपने अरेंज करना था, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन और फिर पॉलिटिकल यूनियन, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों एज इट इज। फेमा के प्रोविजन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, प्रोविजन बेस्ड, यानी कि अगर आपने फेमा को अच्छे से पढ़ा है एंड बेसिक प्रोविजन आपने पढ़े हैं तो आप आंसर इसका निकाल सकते थे। कोपरा 1986 कब एनेक्ट हुआ था, किस तारीख को, ये आपसे पूछा गया था, तो 15 अप्रैल 1987 जो है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की अजम्पशन पूछी गई थी कि कौन कितने फैक्टर होते हैं, कितने प्रोडक्ट होते हैं, है ना, कितनी कंट्रीज होती हैं। एंड इसी तरीके से था, आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हेक्सारोलिन में 2 फैक्टर होते हैं, एलिमिनेट करके आपका आंसर निकल के आ जाता। मैच द कॉलम में ट्रेड रिलेटेड थ्योरीज थी, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हमारी जो है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी थी हमारे पास जो है, आती है एडम स्मिथ की, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, हेक्सारोलिन थ्योरी, वो थ्योरी से क्वेश्चन आपको दिए हुए थे और उनके प्रोपाउंडर दिए हुए थे। देन इसके बाद डब्ल्यूटीओ, अंकटाड, नाफ्टा और एशियान जो है यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था, एंड आपको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से इनको मैच करना था। मैच था कॉलम में क्वेश्चन आया हुआ था। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है,
जब हमारे इंपोर्ट जो हैं वो ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से, ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आया था। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास 8 क्वेश्चन जो है ये हमें दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस से, है ना। अभी मैं टोटल जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो लगभग 75-76 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन मुझे नहीं पता लगे अभी, बट यस जिनमें से 8 क्वेश्चन हमारे आईबी के आए हैं, आप देख सकते हो। आगे देखो यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से, जहां पे मटेरियल वेरिएंसेस के फॉर्मूला से आपको मैच करना था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और इसमें फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस को छोड़ के बाकी 4 वेरिएंस आपको दिए हुए थे और इनको मैच करना था इनके फॉर्मूला से। बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था। पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। 4-5 आपको पॉइंट्स दिए हुए थे और आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में क्वेश्चन आया था। पीवी रेशियो का क्वेश्चन था। टोटल सेल्स आपके पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स आपके पास है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है। आपने यहाँ पे पीवी रेशियो निकालनी थी, जो कि होती है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या आएगा। अब यहाँ पे मुझे पता है मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 40,000। तो और ब्रेक इवन सेल्स पे क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 जो होता है वो क्या निकल के आता है, वो मेरा निकल के आता है हमारे पास यहाँ पे पीवी रेशो। तो आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास 12,000 है, ठीक है, जो कि हमारी इक्वल होगी कंट्रीब्यूशन के। एंड उस ब्रेक इवन के क्वेश्चन में हमने यहाँ पे निकाला कि हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगी 40,000 से या 48,000 से। ये एक मेन क्वेश्चन है कि 40 से होगा या 48 से होगा। तो आप ध्यान देखो, ध्यान लगाओ, यहाँ पे हमारे पास सेल्स होता है, माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स की बात करूं, जो कि मैं 40,000 लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 12,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल्स हो जाएंगी ये हो जाएंगी 28,000, वेरिएबल कॉस्ट 28,000। देन इसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगी मेरी 12,000। तो यहाँ पे मेरा पीईपी निकल के आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स है। मैंने यहाँ पे सेल्स ली, कौन सी, मैंने यहाँ पे सेल्स ली मेरे पास जब यहाँ पे 40,000 की सेल्स हो रही है, तो यहाँ पे भी मैं क्या ले लूंगी, 40,000 ले लूंगी, है ना। और इसका जो क्वेश्चन है आप सोल्व कर लो, ये जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 3 पे, तो 30% जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो पीवी रेशियो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर आप 48,000 लोगे तो ध्यान देना यहाँ पे 48,000 है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका 28,000 वेरिएबल कॉस्ट है, अब इन टोटलिटी वही रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका 20,000 हो जाएगा। तो अब अगर पीवी रेशियो निकालोगे तो 20,000 को डिवाइड करोगे 48,000 से, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका जो आंसर है वो 30% ही यहाँ पे निकल के आने वाला है। तो 30% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। करंट रेशियो आपको निकालनी है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1,60,000 और यहाँ पे 240 है, तो करंट लाइबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी 1,60,000। और हमारे पास जो करंट एसेट है वो है हमारे पास यहाँ पे 4 लाख। तो 4 लाख को डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5/1, और 2.5:1 हमारी करंट रेशियो निकल के आ जाएगी। देन प्रोसेस कॉस्टिंग से वर्क इन प्रोग्रेस वाला क्वेश्चन था, अरेंज करना था आपको, 5 पॉइंट दिए हुए थे। प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे। वाउचिंग जो है ये आपसे पूछा हुआ था कि जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एंट्रीज को मैच कर रहे होते हो तो कैसे करते हो, तो वाउचिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने वाउचर से एंट्रीज को मैच करते हैं और ये देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी है या नहीं, ठीक है। तो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इज वाउचिंग, पिछली बार पूछा गया था, अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन गया। आगे देखो, अब यहाँ पे देख लो कितने क्वेश्चन हमारे बने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी के बता दिए हैं। आगे यूनिट नंबर 3 पे चलेंगे। आईसी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, है ना। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या था, कौन सा कर्व है इन चारों में से जो यू शेप नहीं हो सकता, इसका आंसर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन इन केस ऑफ लॉन्ग रन, है ना, आपसे पूछा गया था, तो आपने रिटर्न टू स्केल की बात करनी थी, है ना, जहाँ पे कांस्टेंट रेशियो में चेंज आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये क्वेश्चन हमारा, इनको 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमारा आंसर बन जाएगा।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी हुई थी अलग अलग मार्केट में, जैसे कि हमारे पास जो है मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है और परफेक्ट कंपटीशन है, तो कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन सही है वो आपको बतानी थी। देन मार्शल, एडम स्मिथ, लियोन्टिफ, इनकी बुक्स या इनकी थ्योरी दी हुई थी, तो मैच करना था आपको। तो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये बुक है, इसी से ही आपका जो है आंसर बन जाएगा। और ये जो बहुत बेसिक चीज है, जब मैं पहली इकोनॉमिक्स की क्लास लेती हूँ तो मैं मार्शल, एडम स्मिथ, है ना, इनके बारे में बताती हूँ, डेफिनेशंस के बारे में बताती हूँ, और वहीं से आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन की बात करें तो प्राइस स्कीमिंग कहाँ काम नहीं करेगा, जहाँ पे लोग प्राइस सेंसिटिव होंगे, यानी कि प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत फर्क पड़ेगा, वहां पे प्राइस स्कीमिंग हेल्प नहीं करता, क्योंकि प्राइस स्कीमिंग में हम मैक्सिमम प्राइस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जहाँ पे लोग प्राइस सेंसिटिव ज्यादा है। फिर प्राइस अगर बढ़ेगा और सब्स्टिट्यूट के जो प्रोडक्ट की डिमांड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमिक्स के दे दिए हैं, 8 आईबी के, 7 अकाउंट्स के और 7 हमारे जो है इकोनॉमिक्स के। तो 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पहली 3 यूनिट्स में से। यूनिट नंबर 4 फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एनपीवी की प्रोसेस आई हुई थी और बहुत ही इजी प्रोसेस है। एनपीवी की प्रोसेस क्या थी कि आपको इनफ्लो चाहिए, आपको आउटफ्लो चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो चाहिए, एंड फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का डिफरेंस आपने करना होता है। अरेंज करके आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट आपको निकालनी थी, 10% का इंटरेस्ट है, 1000 के आपने डिवेंचर इशू किए हैं, 10% प्रीमियम पे, टैक्स और विदाउट टैक्स, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आपको वैल्यू निकालनी थी। तो हमें पता है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100 हमारा फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस टैक्स को, एंड नेट प्रोसीड इनटू 100 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट है 10, क्योंकि 10% है, मान लेंगे 100 का है, 10% प्रीमियम पे इशू किया है तो 110 पे इशू किया है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 9.09% आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 10 को 1 माइनस 0.5 से, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 4.54, है ना। ये 4.54 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 5 है, नीचे 110 है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो 4.54 इज द करेक्ट आंसर। यही आपका ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको इक्विटी दिया हुआ है, सॉरी प्रेफरेंस, डेट और लोन, ये मिलके क्या बनाते हैं, तो ये मिलके हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होती है ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, इसमें से हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है। जब मैं आपको समझाती हूँ ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, पेड क्लासेस में आपने अगर देखा हो तो बिल्कुल हमारा जो है इसी तरीके से हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर को समझते हैं, और यही से क्वेश्चन आ गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमारे जो ये कैपिटल होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसी को ही हम कंसीडर करते हैं, है ना, क्योंकि ये पैसे को हम यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। देन एक क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल के फैक्टर बताने थे, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो अब बेसिक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आप क्रेडिट पॉलिसी कैसी रखते हो, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये सारी चीजें दी हुई थी, आपने फैक्टर्स चूज करने थे, इजी क्वेश्चन था। पेबैक का न्यूमेरिकल दे रखा था, आंसर उसका जो है 3.25 ईयर्स होगा। पहले साल आपको 8,000 रुपए मिल रहे थे, फिर 6,000 रुपए मिल रहे थे, फिर 4,000 मिल रहे थे, फिर 2,000 मिल रहे थे, और आगे एक और वैल्यू दे रखी थी, 18,500 रुपए आपने खर्च किए थे, आउटफ्लो है ये आपके, है ना, और ये हमारे क्या है, ये इनफ्लो है। तो पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कब मेरा पैसा पूरा होगा। पहले साल 8,000 मिलेंगे, दूसरे साल 8 और 6 14,000 मिल जाएंगे, तीसरे साल तक हमें 18,000 मिल जाएंगे, मुझे 18,500 पूरे करने हैं, तो 3 साल तो पूरे लगेंगे, फिर मेरे को क्या है 500 रुपए पूरे करने हैं ओवर 2,000, तो 1/4 और लगेगा, तो 3.25 ईयर्स जो है ये मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये आपसे पूछा हुआ था, तो हमारा ग्रोस करंट एसेट होता है, नेट करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, ये आपसे दिया हुआ था और आपको बताना था वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, कि कितना पैसा जो है आपने लिया हुआ है, कहाँ से आपने लिया हुआ है, अपने लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से, वो बेसिकली हमारा वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। तो यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 4 से। आगे देखो यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर एज इट इज रिपीट हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था 1 से लेके 7 नेचुरल नंबर का, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/n नहीं मैम 1/12,
याद रखना 1/12 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या किया जाता है, इसका रूट किया जाता है होल का, आपका आंसर आ जाता है। तो 1/12 एन स्क्वायर कितना है, एन है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर देंगे 1, इसका रूट कर देंगे तो √4 यानी कि 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर एक क्वेश्चन का आंसर था, बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ था सैम्पलिंग डेविएशन फ्रॉम दी सैंपल, इस तरीके का क्वेश्चन था, उसको क्या बोलते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का डिफरेंस देखते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन देखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड एरर जो है वो मेजर करता है। तो आंसर इसका स्टैंडर्ड एरर था। सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, आपको मल्टी स्टेज दिया हुआ था, क्लस्टर दिया हुआ था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दिया था, स्नोबॉल दिया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद जो है अगेन PYQ दिया हुआ था, है ना, स्टैट्स में ज्यादा मेहनत नहीं करी एग्जामिनर ने, जेड टेस्ट, अनोवा, काइस्केयर और मैन विटनी यू टेस्ट, एज इट इज पेपर का उठा के क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर, एंड सेम डिट्टो वही लैंग्वेज थी। पैरामीट्रिक कौन से हैं दोनों, वो भी दिए हुए थे, नॉन पैरामीट्रिक कौन से हैं वो भी दिए हुए थे, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन ये मैच हो रहा था। फिर इसके बाद जो है रिसर्च क्वेश्चन दिए थे 5 तरीके के, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन, रिसर्च डिलेमा, है ना, ये तरीके से 2 और थे, तो उनको आपने अरेंज करना था सीक्वेंस में इनकी इंटेंसिटी वाइज की सबसे पहले कौन से क्वेश्चन होंगे फिर लास्ट में कौन से क्वेश्चन होंगे। तो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिला। एंड प्रिसाइज रिसर्च टाइप कौन सा होता है, तो क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो हमारी प्रिसाइज होती है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो रिजल्ट भी हमारे सेम वही आएंगे जिस तरीके का हमारा इनपुट होगा। तो प्रिसाइज के लिए हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक और क्वेश्चन था हमारा, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है और बोल रखा है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स बताओ। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू पूछ रखी थी, कहाँ होगा मीन, तो मीन जो है मीडियन के भी राइट में है, मोड के भी राइट में है, यस। और ये स्क्यूनेस जो है ये चेक करता है कि कितना हमारा कर्व जो है असिमेट्री की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। 8 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमने स्टैट्स के भी डिस्कस कर लिए हैं। आगे देखिए यूनिट नंबर 6, तो ये बोल रहा है कौन सा बिहेवियर सिम्टम नहीं है स्ट्रेस का, एक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, है ना। और फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था कन्फ्लिक्ट प्रोसेस, फिर एक क्वेश्चन था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल वहां पे काम करता है, जो बताएगा कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कितना हमारे पास जो है यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें डिविजनल, फंक्शनल एंड 2 अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिए हुए थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वहां पे बन जाता। तो मैट्रिक्स दिया हुआ था, फंक्शनल दिया हुआ था, 2 और थे, ठीक है, लाइन एंड स्टाफ प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं था, मैट्रिक्स और फंक्शनल था, 2 और थे, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6 की मैंने जो है 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, बाकी याद नहीं रहते, थोड़े अटपटे से क्वेश्चन आते हैं इसमें, थोड़े जो है रियल लाइफ से रिलेटेड या थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन थे, कोई ऐसा सच कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो ध्यान में रखने वाला नहीं था, अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड एनालिटिकल बेस्ड थिंकिंग वाले क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद यूनिट 7 की बात करें, बैंकिंग स्टैटिक पोर्शन रहता है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आए, तो जनधन योजना थी, मुद्रा योजना, बहुत सारी यहाँ पे 2 और स्कीम थी जो आपको ईयर वाइज अरेंज करनी थी, 2014 से 2016-17 4 साल दिए हुए थे, 14, 15, 16, 17 आपको इसको मैच करना था। आरबीआई का डेवलपमेंट रोल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन था। सेबी का मेन टास्क क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेबी किस तरीके से यहाँ पे जो है ऑर्डर देता है या नोटिस रिलीज करता है जिसको हमने फॉलो करना होता है, तो रूल्स, रेगुलेशन, स्कीम, ऑर्डर और गाइडलाइंस के बेसिस पे, तो ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में था, आप इसको चूज कर सकते थे। फिर सेबी जो है उसकी 5 स्कीम आई थी, क्रोनोलॉजी में आपने अरेंज करना था। ये क्वेश्चन जो है ये टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन था, आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, इसमें आप कुछ लर्न नहीं कर सकते, रट्टा लगाने वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका एड ऑन हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन में अगली बार के लिए। फिर सेबी, आरबीआई, नाबार्ड और एसबीआई और सिडबी, ये 5 दिए हुए थे इंस्टीट्यूशन, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था कि कब कौन सा बना था, तो सबसे पहले आरबीआई, फिर एसबीआई जो है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है बना था नाबार्ड, सेबी और फिर सिडबी, ठीक है। फिर इंश्योरेंस रिलेटेड इनकरेक्ट पॉइंट आपने बताना था आईडीआरए की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि 300 हमारी 300 करोड़ की पेड अप कैपिटल होती है, 100 करोड़ की इक्विटी कैपिटल होती है, तो 300 करोड़ वाला पॉइंट वहां पे गलत था क्योंकि 100 करोड़ की कैपिटल होती है। देन आरसी की अगर हम बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, डिजिटाइजेशन की भी बात यहाँ पे कर रखी थी, ठीक है। देन इसके बाद इंटरनेट की बात भी कर रखी थी, एंड बीच में जो है वो हमने यहाँ पे एनबीएफसी का भी जिक्र जो है वो देखा था, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए थे। तो यूनिट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 5 क्वेश्चन जो है
ये हमारे बने थे 5 पैसेज वाले और 7 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन टोटल हमारे बैंकिंग से देखने को मिले थे। यूनिट 8 की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड एक एमएसओ टाइप का क्वेश्चन था। वैल्यू एडिशन सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था कि कौन सी चीज कितनी वैल्यू एडिशन करती है, तो वैल्यू एडेड पार्टनर्स, रिटेलर्स, इंटरनेट, 2 पॉइंट और थे, ठीक है, उनको आपने सीक्वेंस में अरेंज करना था। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है, तो ब्लॉग्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ब्लॉग्स एक जरिया है सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने का, बाकी सभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। जैसे यूट्यूब है, मेरी क्लास क्या है, एक जरिया है आपसे कनेक्ट करने का, बट सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो मुझे अपनी क्लास यहाँ पे लगाने का मौका दे रहा है या स्पेस दे रहा है ना। ऐसे ही ट्विटर होते हैं, ट्वीट करते हो आप, फेसबुक होता है, पोस्ट करते हो आप, इंस्टाग्राम होता है, स्नैपचैट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे को ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं याद, यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन मुझे याद है और बाकी क्वेश्चन जो है इसी तरीके से एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 पे चले तो इस बार की जो डोमिनेटिंग यूनिट रही है पेपर में वो यूनिट नंबर 9 है। 10 एक्ट इसमें होते हैं, क्या 10 के 10 एक्ट पूरे किए गए? नहीं, पर 2 से 3 एक्ट से काफी क्वेश्चन थे और एक से तो पूरा क्वेश्चन भी था और मैच द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन भी था। तो देखो एनआई सीए, सीए मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआई मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और एक और एक्ट था इसको आपने मैच करना था एस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ। फिर जीएसटी पुला हुआ था वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़, तो ये आईजीएसटी हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई। ये पुडुचेरी टू चेन्नई, ये भी आईजीएसटी आएगा क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है, तो दोनों का आंसर आईजीएसटी हो जाता। प्रोमिसरी नोट के फीचर पूछे हुए थे कि मेकर के द्वारा साइन होना चाहिए, कंडीशनल होता है क्या, नहीं होता तो उसको हमने सेलेक्ट नहीं करना था। हमारे पास जो है यहाँ पे प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें थी, राइटिंग में होना चाहिए। फिर कंपनीज एक्ट से एक क्वेश्चन था, एलएलपी के फीचर से एक क्वेश्चन था कि लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड, वो सारी चीजें थी। फिर 5 क्वेश्चन पैसेज वाले भी थे, जीएसटी से ही रिलेटेड थे, जीएसटी के फीचर पे। और इसके साथ साथ आपको और बता दूं यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आपको अरेंज करना था फ्री कंसेंट को, सेक्शन 14 से 18 अरेंज करने के लिए दिया हुआ था। देन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटेड हमारा सवाल था। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 क्वेश्चन ये रहे, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन ये रहे, 8 और 5 जो है 13 क्वेश्चन। और अभी एक और चीज देखो, यहाँ पे देखो आईटी एक्ट की डेफिनेशन है 9वां क्वेश्चन, एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है ओल्ड को हटा के, ये 10वां क्वेश्चन। तो 10 और 5 हमारे पास जो है 15 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारे जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से इस बार देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 10 की अगर बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस से एक क्वेश्चन था, ब्रेटली वाला क्वेश्चन था। तो रेजिडेंट, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NROR जो है ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, NR रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, ROR आएगा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपने यहाँ पे जो है दोनों बेसिक कंडीशन देख के फिर आपने जो है एडिशनल कंडीशन देखनी थी, उसके बेसिस पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बन जाएगा। वो व्यक्ति 100 दिन आता है हर साल और पिछले 10 साल से वो रेगुलर विजिट कर रहा है, तो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी दूसरे वाली 7 साल में 730 दिन वाली, तो ये नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। आर्म लेंथ प्राइस कौन से सेक्शन के तहत कंप्यूट होता है? सेक्शन 92C, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये हमने लास्ट दिन मैंने क्वेश्चन करवाया था जो, वहां से एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिले। यूनिलेटरल रिलीफ की अगर बात करें तो सेक्शन 91 होता है, क्योंकि बायलेटरल 90A में होता है। देन टीडीएस की बात की जाए तो यस, टीडीएस के 4 सेक्शन थे, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आया था। टीडीएस का 90, 194, 194C, 194E और 194F। अब यहाँ पे देखो 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर याद करवाया था, तो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, है ना, तो यहाँ पे जो है इसी से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। फिर डिविडेंड के लिए होता है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है ना, उनको डिविडेंड मिलता है जब, तो ये क्वेश्चन थे हमारे। फिर जीटीआई कंप्यूट करना है, जीटीआई कंप्यूटेशन से रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन। देन इसके बाद जो है 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी का सीक्वेंस अरेंजमेंट करना था कि भाई एनुअल वैल्यू हम निकालते हैं, फिर हम डिडक्शंस देते हैं, फिर हमारा क्वांट प्रॉपर्टी भी होता है, फिर हमारा जो है अनरियलाइज्ड रेंट होता है ना, ये सारी चीजों से क्वेश्चन बना हुआ था, आपने सीक्वेंस में अरेंज करना था। और ये 2 से ही हमारा जो है आंसर बन जाता। अगर ये 2 भी आपको पता है, 23-24 सेक्शन भी पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। फिर सेक्शन 30 से 33 तक पीजीबीपी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 30 किसके लिए होता है? 33 में हमें जो है डेप्रिसिएशन मिलता है ना, हमारा जो इनकम टैक्स है उसका राउंड ऑफ किस सेक्शन में होता है, टोटल इनकम का राउंड ऑफ किस सेक्शन के तहत होता है, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था। ये जो है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन हमारे पास था। तो अगर टैक्सेशन की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन। एंड यस, एक और क्वेश्चन था कि अगर आप इलीगल तरीके से
टैक्स बचा रहे हो या टैक्स बचाना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको टैक्स एवेजन बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके पास था। तो 8 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, एज इट इज जो क्वेश्चन हमारे आए थे। इतने सारे टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिए हैं, लगभग 75 से 76 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। 75 प्लस क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बता दिए हैं। एंड बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है 23-24 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल आपको जब आंसर की आएगी पता लग ही जाएगा। बट यस, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग चुके हैं जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। अब एक खास चीज मैं आपको और बता देती हूँ, पेपर 2 के तो मैंने बता दिए, इतने क्वेश्चन यहाँ से आए, इस टॉपिक से आए, है ना, और मैंने न्यूमेरिकल्स के आपको सोल्यूशन भी दे दिए। अब बात आती है मैम पेपर 1 भी गेम चेंजर है क्या? तो आपको मैं बता दूं पेपर 1 को भी लाइटली मत लेना। पेपर 1 जो है उसका लेवल जो है ज्यादा था एज कंपेयर टू पेपर 2। अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 में इक्वल मेहनत की है ना, पेपर 1 आपका डिफिकल्ट होगा पेपर 1 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस दी थी एंड एग्जामिनर ने खेला था, बिल्कुल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन देके पूछ लिया इनकम, तो आपने एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन की, फिर आपको इनकम की भी करनी पड़ेगी, फिर आंसर आएगा, है ना। और रेशियो में क्वेश्चन था, तो इसका एक्सपेंडिचर इसके इनकम के बराबर है, वो अलग अलग परसेंटेज थी, तो वहां पे जो है आप लेट करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इजीली हो जाता, अदरवाइज मुश्किल हो जाता। और एक एवरेज का क्वेश्चन था, एक हमारा जो है परसेंटेज का क्वेश्चन था, 2 जो है रेशियो के क्वेश्चन थे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए थे, और एक और नॉर्मल क्वेश्चन था जो एक वैल्यू दे रखी थी, दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रखी थी। तो इस तरीके से आपके जो है डीआई के क्वेश्चंस बने। रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन वाला न्यूमेरिकल था, जेड नॉर्मल कर्व का क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, एरिया वाइज आपको बताना था फ्रीक्वेंसी किसमें किसकी ज्यादा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे रिसर्च में बन रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। जिस लेवल का रिसर्च पेपर 2 में भी नहीं पूछा गया, उससे अच्छा लेवल पेपर 1 में रिसर्च का पूछा गया था। तो वो पेपर 1 का रिसर्च अगर आपको अच्छे से करना है ना, पेपर 2 का रिसर्च आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो ही पेपर 1 का रिसर्च भी आपका अच्छा हो पाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, मैंने टॉपिक आपके लिए लिखे, इसका पूरा का पूरा रेलिवेंस आप देख सकते हो। दिस इज प्रीवियस ईयर। ये भी जो है थोड़ा सा अभी पीजीबीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था रीनेट में भी, तो उसमें एक पॉइंट आया था, इसमें सारे उसी पॉइंट से रिलेटेड आ गए। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर है। देन इसके बाद अगर ये देखें, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। एएलपी तो पूछा ही जाता है, एएलपी किस सेक्शन में आएगा, 92(1), 92B, 92A, 92B, 92C याद रखने हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन काफी आता है, तो सारे प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर है, जनवरी 2023 में आया था, जून में भी आया था, ठीक है। ये डेफिनेशन वाला, अभी अलग अलग वर्ड्स की डेफिनेशन पूछी गई थी। इसकी ट्रिक क्या होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज आपको डेफिनेशन लगानी होती है। तो प्रीवियस ईयर में एक बार आ चुका है, यहाँ पे इस बार भी आ गया। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 18 से लेके 15 से लेके 22 तक आपने अरेंज करने थे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया एज इट इज, बट हाँ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ये अगेन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन अच्छा था, बेसिक क्वेश्चन था। इंटरस्टेट पे कौन सा टैक्स लगता है, इंटरस्टेट पे, उससे रिलेटेड हो गया, है ना। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, एलएलपी के फीचर पे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। जीएसटी के फीचर पे एक ही क्वेश्चन आया था, उसमें 4-5 पॉइंट थे, तो उससे मैच करके ये जो है आपका पूरा का पूरा आरसीबीए बन जाता। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे भी कंज्यूमर बिहेवियर हर बार आता है, प्राइस स्कीमिंग हर बार आता है, थोड़ा करंट से क्वेश्चन जो है हर बार मार्केटिंग में आपसे पूछा जाएगा, है ना। डिजिटाइजेशन पे बहुत इंपॉर्टेंस आ रहा है। सेबी से देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन लगभग सेबी से बन गए। एंड यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इस वाइज जो है क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी बन रहे हैं। एंड पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंफ्लिक्ट का प्रोसेस, ये पेपर में काफी बार आ चुका है। प्रिंसिपल्स काफी बार पूछे जा चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पिछली बार 3 क्वेश्चन इसके आए थे, तो ये टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर है। हाँ ये जो है एक नया क्वेश्चन बना था, बट यस ये सैम्पलिंग में एक नया क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर आपने टाइप ऑफ रिसर्च पूरा कवर किया तो इजीली हो गया। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है एक बार, सेम इनफ्लोज थे, इसमें अलग अलग है ना। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग बहुत बार आया हुआ है। तो लगभग ये सारे जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर टॉपिक का जो इनडेप्थ अगर आप कवर करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये जो है सब्स्टिट्यूट्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस स्कीमिंग क्वेश्चन आ चुका है। देन इसके बाद यहाँ पे जो है आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आता ही आता है ना। कर्व की शेप कैसी होती है, यहाँ पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस भी देखते हैं, मार्शल एडम स्मिथ, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है।
करंट रेशियो आपसे बहुत बार पूछी जा चुकी है, प्रोसेस कॉस्टिंग ये यहाँ पे आने लगा है सीक्वेंस में, ये याद रखना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं बना, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं बना, आने वाले टाइम में ये भी बनेंगे, क्योंकि ये कभी कभी बनते हैं। लिक्विडेशन वाला नहीं जैसे बना इस बार, तो यहाँ से इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बना। वाउचिंग तो हर बार प्रीवियस ईयर में पूछा ही जाने लगा है, ऑडिटिंग में वाउचिंग से ही बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार आता है, पीवी रेशियो हर बार आएगा, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन मोस्टली कवर हो रहे हैं बार बार। बीओटी से रिलेटेड, बीओटी बीओपी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटेन वुड ट्विंस बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये अरेंजमेंट बहुत बार पेपर में आया हुआ है। फेमा का नया क्वेश्चन इस बार बना था, बट यस प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। कोपरा, इसका एनेक्टमेंट कब हुआ था, 1986 वाले का, तो ये स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे जो है डाला जा रहा है। क्वेश्चन देखने में कुछ भी नहीं है, पर अगर याद है तो याद है, नहीं तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद जो है कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 75 क्वेश्चन आपको बताए, इसमें से 70 क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रीवियस ईयर के टॉपिक ही हमारे निकल के आ रहे हैं। एंड एक और चीज बता दूं, पेपर 1 में बहुत सारी चीजें लर्न करने वाली हैं, तो आपके लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, जिनका भी पेपर अभी मैनेजमेंट का पेपर है, तो कॉमर्स का पेपर भी आपने देख लिया अच्छे से कैसा बना, आपका पेपर भी ऐसे ही बनेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया ही बनेगा, है ना। अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है एंड ईजी है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। और लास्ट मिनट में कुछ चीजें होती हैं लर्न करने वाली, तो पेपर 1 की जो हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी आपको जो है पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है। एप्लीकेशन पे जाओ, ठीक है, प्रीमियम पे टैप करोगे, पेपर 1 सेलेक्ट करोगे, आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। एंड आपका जिनका भी पेपर अभी आने वाले डेज में है, तो आपके लिए एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में समझना। आपके लिए इस चैनल पे मैंने पूरी जून 18 को जो पेपर हुआ था, उसको पूरा पेपर का सॉल्यूशन एक मैराथन में करवाया है। 8 घंटे की मैराथन है ना। वो 8 घंटे की मैराथन एक दिन में कवर नहीं करनी, पूरी की पूरी मैराथन है, यूनिट वाइज है, एक दिन में एक यूनिट को कवर करो एंड आपको खुद पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये सेशन से आपको पता लग गया कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल है आपके लिए, जहां पे डेडिकेटेडली आपके लिए तैयारी करवाई जा रही है। जून 24 रीनेट पेपर सॉल्व किया है, 18 वाला भी, जून 18 वाला 2024 में जो हुआ था वो भी सॉल्व करवाया था। दिसंबर वाला, जून 23 वाला, दिसंबर 23 वाला, सारे पेपर आपके लिए सॉल्व है ना। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर बाय ईयर लगाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है जून 18 वाला लगा लो, फिर जून 24 वाले लगा लो, है ना, जो रीनेट हुए थे 2 तारीख को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, है ना, 3 सितंबर को, सॉरी। एंड फिर उसके बाद जो है आप दिसंबर 2023 का पेपर लगा लो, देन इसके बाद जून 2023 का पेपर लगा लो, एंड हमारा जो फेब वाला, फेब मार्च में पेपर हुआ था 2023 में, ये कम से कम ये 6-7 पेपर आप लगा लो। ये 6-7 पेपर अगर आपने लगा लिए, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप अपने पूरे के पूरे जो पेपर है उसको अच्छे से समझ जाओगे कि क्या एग्जामिनर बार बार पूछ रहे हैं और कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं। सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस से मैच करो टॉपिक किस में आ रहा है एंड देखो फिर किस तरीके से आपसे वो चीज पूछी जा रही है। बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से कुछ भी पूछा जाएगा। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में 3 से 4 टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो आप सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ के नहीं जा सकते, आपको 15-20 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे अगर आप जेन्युइनली अपना जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। तो यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं, इस बार जो है लीगल का जो है दबदबा रहा एंड बिल्कुल इससे पहले जो है अकाउंटिंग से, फाइनेंस से क्वेश्चन काफी आए थे, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक स्लाइड में बता देती हूँ कितने क्वेश्चन हमारे आए। देखो यूनिट नंबर 1 से 8 क्वेश्चन है ना। यूनिट 2 से जो है हमारे 7 क्वेश्चन है। यूनिट 3 से जो है वो भी हमारे 7 क्वेश्चन है। यूनिट 4 से जो हमारे क्वेश्चन है ये भी मैं देख देती हूँ। यूनिट 4 से आप देखना ध्यान से हमारे पास कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। यूनिट 4 के जो क्वेश्चन है वो 6, यूनिट 5 के जो हैं वो 8, है ना। यूनिट 6 के जो हैं अभी मेरे को 4-5 ही याद है ना, यूनिट 6 के। यूनिट 7 जो है इसके क्वेश्चन जो है 12 बने, क्योंकि पैसेज भी था इसमें। यूनिट 8 जो है इसके भी 4 क्वेश्चन याद है मेरे को। यूनिट 9 जो है इसके क्वेश्चन बने 15, क्योंकि पैसेज था इसमें। और यूनिट 10 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट 10 के आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमारे पास है यहाँ पे 8 क्वेश्चन, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक बार यूनिट 6 को भी चेक कर लेती हूँ भाई कितने ही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, तो 4 क्वेश्चन है। और यूनिट 8 में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये जो टोटल क्वेश्चन है हमने कितने देख लिए, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और हमारे पास जो है
यहाँ पे बनेगा 20, 38, 48 और 4 52, 52 और 4 56, 56 और 10 66, 66 और 10 76, 76 और 3 79, 79, 79 क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं लिख के, है ना, विद आरसी। तो लगभग 80% पेपर आपके सामने आ चुका है। तो ये 80% पेपर जब आपको पता लग चुका है तो किस बात की देरी है, अभी से ही अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। एंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको बता देती हूँ, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वाज मॉडरेट। अगर आपको ये पेपर टफ लगा या ऐसा लगा मेरा तो टाइमली हुआ ही नहीं, तो आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो, आपने क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से टाइमली प्रैक्टिस नहीं किए हैं। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको क्वेश्चन रीड करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, स्क्रॉलिंग में वहां पे दिक्कत आ रही थी, मतलब प्रैक्टिस की कमी है। स्क्रॉलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, डुएबल था। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, क्वेश्चन को टाइम बाउंड प्रैक्टिस किया है, आपने 10 क्वेश्चन लगाए 1 घंटे में, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, सीखते हुए ऐसा करो, पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, है ना, और 170 मिनट में हो जाने चाहिए, ताकि आप 10 मिनट में अच्छे से पेपर को एनालाइज भी कर लो, दोबारा देख लो एक बार कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो टाइम मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट करो, फिर स्टार्ट करो, टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो एंड 1 बाय 1 गो थ्रू करो। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए जो है मॉक टेस्ट होते हैं, इन मॉक टेस्ट को लाइटली मत लो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पेपर लेंदी बनता है। टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे तो ही अच्छा होगा। और यही एक कारण है कि क्यों आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम इस बार आया है। प्रीमियम का मतलब है कि आप किस तरीके से तैयारी करवा देना कि 720 डिग्री आपकी तैयारी हो जाए। अगर आप रेगुलर 5 से 6 महीने हमारे साथ जुड़ते हो, तो ये 5 से 6 महीने में हम आपका सिलेक्शन देंगे, पर ये 5 से 6 महीने आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। रेगुलर 5 से 6 घंटे, मिनिमम 5 घंटे या 4 से 5 घंटे तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर 1 का आपका 200 घंटे का, 150 घंटे का, 150 से 200 घंटे तक, विद रिवीजन अगर मैं बोलूँ तो 200 घंटे तक का कोर्स हो जाता है। एंड पेपर 2 का ही कोर्स जो है वो 200 से 250 घंटे का कोर्स हो जाता है। तो इतना अगर आपने पढ़ना है तो इसके लिए टाइम भी आपको चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, और नोट्स में हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको हैंडबुक प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट जो नोट्स आपके पास है उनमें ही आप चीजें ऐड ऑन कर लो एंड प्रॉपरली वो चीजें आपके लिए बन जाए नोट्स। एंड डिटेल में हर चीज लिखने की आपको जरूरत ना पड़े, आप शॉर्ट नोट्स इन नोट से अपने खुद बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जितना अपनी लैंग्वेज में बनाओगे, जितने फॉर्मूलाज, असम्पशंस, प्रॉपर्टीज, ग्राफ्स खुद बना के प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। बट वो जो बुक होती है हैंडबुक, वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। एंड साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 साल के PYQs, जहां से आप अपनी तैयारी शुरू करोगे। एंड डेली क्लासेस वाइज क्विज भी होगी, PDF भी मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड देखो जितनी मर्जी बार। एंड आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ। एंड साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए होगा, कि जो आपको हेल्प करेगा नेट JRF क्रैक करने के बाद PhD में जब आप एडमिशन लोगे उसमें। तो ये सारी चीजें आज के एनालिसिस में हमने की। एंड बहुत जल्द आपके लिए कट ऑफ की वीडियो भी लेके आऊंगी। अभी कट ऑफ जो है बहुत जल्दी नहीं मैं बताना चाहती, बट काफी बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने जितना मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से बताया कि हाँ 190 तक JRF की, 176 तक, 174 तक नेट की कट ऑफ रह सकती है। बट अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, 1-2 दिन में आपके लिए मैं कट ऑफ भी जरूर बता दूंगी। एंड आपकी आंसर की कब तक आएगी, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये पर्टिकुलर एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा क्या क्या चीजें हमें अच्छे से करनी है, कहाँ कहाँ पे काम करने की जरूरत है, एंड कैसे इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको टॉपिक्स पेपर 1 के भी बता दिए गए थे, है ना, और जैसे पेपर हुआ था, एंड पेपर 2 के टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो फटाफट से काम में लग जाओ। एंड जिन्होंने अभी पेपर दिया है थोड़ा रिलैक्स करो, और आपके लिए बहुत जल्द क्लासेस भी जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यस, प्रीमियम बैचेस की क्लासेस आपके लिए बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। सी यू।